हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से एग्जामिनर 100% क्वेश्चन पूछता है। इसलिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और दोस्तों हो सकता है कि आज से पहले आप लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा हो या फिर कहीं और पढ़ा हो, समझ में ना आया हो, कुछ आर्टिकल समझ में आए हो, कुछ आर्टिकल ना समझ में आए हो। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि जितने भी आर्टिकल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आज की क्लास में 100% दोस्तों आप लोगों को समझ में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और दोस्तों आज से पहले आप लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतने आसान शब्दों में नहीं पढ़ा होगा जितने आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में मैं पढ़ाने वाला हूं। गारंटी से दोस्तों आप लोगों को समझ में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों इस क्लास को एंड तक देखना है। अगर दोस्तों आप लोग एंड तक देखोगे तो 100% दोस्तों आप आज आर्टिकल सीख करके ही जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है हेडिंग में लिखा है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और दोस्तों हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार। अब दोस्तों ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं? तो दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कुछ प्रावधान होते हैं, क्या होते हैं? कुछ प्रावधान होते हैं जो लिखित प्रावधान होते हैं, ठीक है। और उन प्रावधान को हर एक व्यक्ति को मानना पड़ता है, ठीक है। अगर दोस्तों कोई भी व्यक्ति ये सारे के सारे प्रावधान नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ क्या किया जाएगा? कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं बार बार ऐसे कर रहा हूं लिखित प्रावधान, तो ये है क्या लिखित प्रावधान? तो दोस्तों थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि लिखित प्रावधान है क्या चीज, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोगों के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट आर्टिकल पढ़ा दूं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन दोस्तों ये है कि मैं आपको पहले बेसिक बताऊं और उसके बाद मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊं, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हो, अगर आप बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हो, अगर बिना नींव खोदे बिल्डिंग खड़ी कर दोगे तो क्या होगा दोस्तों? जैसे ही हवा का झोंका आएगा वो बिल्डिंग गिर जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर उस बिल्डिंग की नींव खोदोगे और उसके बाद आप बिल्डिंग बनाओगे तो दोस्तों वो बिल्डिंग काफी लंबे समय तक टिकी रहेगी। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा ठीक है, तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है? पार्ट 3 लिखा है। अब दोस्तों ये पार्ट 3 है क्या? तो देखो दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टोटल 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 12 पार्ट्स में दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया, ठीक है। और दोस्तों उन्हीं 12 पार्ट में से आज हम लोग करेंगे पार्ट 3, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों ये पार्ट 3 रिलेटेड किससे है? तो दोस्तों ये पार्ट 3 रिलेटेड है हमारे फंडामेंटल राइट्स से। मतलब कि पार्ट 3 किसको शो करता है? फंडामेंटल राइट्स को शो करता है, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है पार्ट 3। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों पार्ट 3 के अंदर है क्या? तो दोस्तों पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल लिखे हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों इन्हीं आर्टिकल्स को हमें रीड करना है, मतलब कि पढ़ना है, ठीक है। और दोस्तों इन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि डायरेक्ट आर्टिकल ही पढ़ा दो ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बेसिक से भी क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं हमारे, ठीक है। इसलिए हम पहले बेसिक्स को कवर करेंगे और उसके बाद हम आर्टिकल्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है। तो दोस्तों आगे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है पार्ट 3। क्या लिखा है? यहाँ लिखा है दोस्तों कि पार्ट, एक मिनट, यहाँ लिखा है कि पार्ट 3 इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मतलब कि दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? हम उसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्या? कि भैया ये मैग्ना कार्टा है क्या चीज? तो दोस्तों क्या है? ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कहाँ का? ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो समरी है दोस्तों, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की जो समरी है उस समरी को दोस्तों क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि उसकी समरी को मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं? तो दोस्तों उनके जो कॉन्स्टिट्यूशंस की समरी है वो उनके लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसलिए वो क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्लियर है? या दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या लिंक है जो हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो दोस्तों समझो, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए हम अपने फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलने लगे हैं, मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस में उनकी समरी इंपोर्टेंट थी, इसलिए उन्होंने मैग्ना कार्टा बोला, लेकिन हमारे लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, याद रखोगे, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, एक ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी समरी को मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि उनकी समरी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार मैंने आगे लिखा है, क्या लिखा है, देखो आगे लिखा है कि सेम एज हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए फंडामेंटल राइट्स जरूरी हैं, इसलिए पार्ट 3 को क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्ट 3 को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या फिर दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैग्ना कार्टा किस पार्ट को बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, पार्ट नंबर 3 को बोलते हैं। ठीक है, याद रखोगे यहां तक, कोई दिक्कत? आई होप अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो आगे क्या लिखा है। तो दोस्तों आगे लिखा है फंडामेंटल राइट्स शो द प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि दोस्तों फंडामेंटल राइट्स शो करते हैं हमारा क्या, डेमोक्रेसी को। कैसे शो करते हैं? तो दोस्तों हम लोगों को बोलने का अधिकार है, हम लोगों को खाने का अधिकार है, हम लोगों को घूमने का अधिकार है, और दोस्तों हमें अपना राजा चुनने का भी अधिकार है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि राजा कैसे? तो दोस्तों हम लोगों के पास अधिकार है हमें अपनी सरकार बनाने का, हम किसे वोट देंगे, किसे वोट नहीं देंगे, ये अधिकार किसके पास है, हमारे पास है। ठीक है, अच्छा, और ये अधिकार दोस्तों कौन देता है? तो दोस्तों ये अधिकार मिलता है हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट से मिलता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं हार्ड रूल से, मतलब कि दोस्तों जब कोई गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट कोई हार्ड रूल लेके आती है, क्या लेके आती है, हार्ड रूल लेके आती है, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, हो सकता है हमारे जीवन के लिए अच्छे ना हो, या हमारे लिए अभी अच्छे ना हो, बाद में अच्छे हो, लेकिन हम उन्हें एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। तो अगर हम उन्हें एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम अपनी बात कहाँ रख सकते हैं? तो दोस्तों हम अपनी बात रख सकते हैं कोर्ट में, मतलब कि जो हार्ड रूल है उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, हम एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों को ये अधिकार कौन देता है, ये अधिकार देता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं बार बार फंडामेंटल राइट चिल्ला रहा हूं, लेकिन ये होते क्या है? तो अब हम इन्हीं को पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए हमें अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा, तो हम मूव करते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो देखो पहला राइट्स क्या लिखा है, तो दोस्तों फर्स्ट राइट में लिखा है राइट टू इक्विलिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं समानता का अधिकार। मतलब कि दोस्तों भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसे कैसा ट्रीट किया जाएगा, बिल्कुल समान ट्रीट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर अंबानी जी खड़े हैं और इधर आप खड़े हो, ठीक है, तो दोनों लोगों को कैसे ट्रीट किया जाएगा, बिल्कुल एक समान ही ट्रीट किया जाएगा। अब लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। अगर मान लो अंबानी जी यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो अंबानी जी को क्या मिलेगी, एक बड़ी सी कुर्सी मिलेगी बैठने के लिए, और आपको क्या मिलेगी, छोटी सी कुर्सी मिलेगी। हो सकता है दोस्तों आपको कुर्सी मिले ही ना बैठने के लिए, बुरा मत मानना, पर रियलिटी है आपको कुर्सी मिलेगी ही नहीं बैठने के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग रहते हैं भारत में, और भारत में ऐसा ही होता है। ठीक है, याद रखोगे पहला राइट क्या था, पहला राइट ये कहता है कि सभी लोग कैसे माने जाएंगे, एक समान माने जाएंगे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट पहले में ही लिखा है। ठीक है, अच्छा, तो दोस्तों अब हम इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल रीड करेंगे, तो दोस्तों इसके अंदर हम रीड करेंगे आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है दोस्तों, मैं अभी क्या कर रहा हूं, आपको फंडामेंटल राइट्स ऊपर से बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं इन्हें बहुत डीपली से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले हम इसका ब्यौरा ले लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। ब्यौरा मतलब कि इनको हम एक बार ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारे सेकंड राइट में क्या लिखा है,
तो दोस्तों सेकंड राइट में लिखा है राइट टू फ्रीडम, मतलब कि भैया स्वतंत्रता का अधिकार। इसका अर्थ होता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कैसा है, स्वतंत्र है, मतलब कि वो कुछ भी कर सकता है, उसे कुछ भी करने की आज़ादी है। आप चाहो घूमना चाहते हो घूमाओ, आज़ादी है। आप कुछ बोलना चाहते हो बोल सकते हो, आज़ादी है। आप कुछ भी कर सकते हो। अब लेकिन कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं होता है। आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो वॉयलेंस क्रिएट ना करती हो, जो चीज़ें वॉयलेंस क्रिएट ना करती हो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। मतलब कि दोस्तों आप जो भी कर रहे हो उस काम से किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कौन कहता है, राइट टू फ्रीडम कहता है, मतलब कि हमारे पास पूर्ण रूप से अधिकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक लड़की है जो क्या करती है, किसी भी चीज़ के कपड़े बना लेती है, कुछ भी पहन लेती है। वो क्यों पहन लेती है, क्योंकि उसके पास क्या है, राइट टू फ्रीडम है, मतलब कोई भी कपड़े पहनने का, कुछ भी बोलने का क्या है, अधिकार है उसके पास, ठीक है। तो हमने सेकंड राइट भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखो थर्ड राइट में क्या लिखा है। थर्ड राइट में लिखा है दोस्तों राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, मतलब कि दोस्तों शोषण का अधिकार, अर्थात आपका कोई भी व्यक्ति शोषण नहीं कर सकता है। शोषण मतलब होता है कि आपको कोई धमका नहीं सकता है, आपको कोई पीट नहीं सकता है ना। ये आपके पास क्या है, अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति आपको पीटता है, धमकाता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन का मतलब है कि आपको कोई भी व्यक्ति ना धमका सकता है और ना ही कोई आपको पीट सकता है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब बहुत सारे दोस्त होते हैं, ठीक है, और एक दोस्त आगे चल रहा है तो आप क्या करते हो, पीछे से पट मार देते हो। और जो आप मार रहे हो दोस्तों, ये क्या है, शोषण है। अगर वो आपका दोस्त चाहे तो आपके खिलाफ क्या कर सकता है, कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अगर दोस्तों आपका दोस्त चाहे तो क्या कर सकता है, कानूनी कार्रवाई कर सकता है आपके खिलाफ। और दोस्तों आपको क्या हो सकती है, जेल हो सकती है, ठीक है। इसलिए आज से दोस्तों किसी भी दोस्त को आप पीछे से ऐसे नहीं मारोगे, ठीक है, क्लियर है। और दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक आर्टिकल इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अपना अगला फंडामेंटल राइट की क्या लिखा है। तो दोस्तों अगले में लिखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म, मतलब कि दोस्तों आपको धर्म परिवर्तन का भी अधिकार है। अर्थात अगर आप चाहो तो हिंदू से मुस्लिम बन सकते हो, मुस्लिम से हिंदू बन सकते हो, ठीक है। मतलब कि धर्म परिवर्तन का भी आपके पास अधिकार है। आपको दोस्तों कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता है। अगर आप मुस्लिम से हिंदू बनना चाहते हो या हिंदू से मुस्लिम बनना चाहते हो या फिर सिख से कुछ और बनना चाहते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर दोस्तों आपको कोई रोकता है तो आप क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक आते हैं, ठीक है। और इनको हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं, क्लियर है। अच्छा अब देखो अगले राइट में क्या लिखा है, तो दोस्तों अगले राइट में लिखा है राइट फॉर कल्चर एंड एजुकेशन, मतलब कि दोस्तों पढ़ने का अधिकार। अगर दोस्तों आप लोग पढ़ना चाहते हो तो आपको कोई भी व्यक्ति पढ़ने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। अच्छा तो दोस्तों इसमें हम कौन कौन से आर्टिकल पढ़ेंगे, तो दोस्तों इसके अंदर पढ़ेंगे आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अब देखो दोस्तों अगले फंडामेंटल राइट में क्या लिखा है, तो दोस्तों अगले में लिखा है राइट फॉर प्रॉपर्टी। इसको स्टार लगाया मैंने, देखो यहाँ पे क्यों लगाया है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है अभी बताता हूं मैं, पहले मतलब समझो क्या होता है। राइट फॉर प्रॉपर्टी का मतलब होता है हिंदी में संपत्ति का अधिकार, मतलब कि बाबू आपकी जमीन पर कोई दूसरा बंदा कब्जा नहीं कर सकता है। अर्थात जो जमीन आपकी है वो जमीन आपसे कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता है। समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भैया जो जमीन आपकी है वो जमीन दोस्तों आपसे कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता है, ठीक है। अगर कोई छीनता है तो आप क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। अच्छा जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि पहले कौन होते थे, साहूकार होते थे। कौन होते थे, साहूकार होते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, वो दोस्तों जो गरीब किसान है उनको पैसा देते थे, ठीक है, और उनकी जमीन अपने पास गिरवी रख लेते थे, ठीक है। अब दोस्तों जो गरीब किसान है वो उतना पैसा वापस नहीं कर पाता था जितना पैसा उसने लिया था, तो साहूकार क्या करता था, उनकी जमीन को हड़प लेता था, मतलब कि उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता था, ठीक है, और दोस्तों उस किसान की जमीन ले लेता था, ठीक है।
तो दोस्तों इसी चीज को खत्म करने के लिए ये वाला फंडामेंटल राइट आया था, ठीक है। और दोस्तों इसमें कौन सा आर्टिकल है, तो दोस्तों आर्टिकल इसके अंदर 31, कौन सा आर्टिकल है, 31 है। लेकिन दोस्तों मैंने इस पर क्या लगवा रखा है, स्टार। क्यों लगवाया है, क्योंकि दोस्तों इस राइट को अब हटा दिया गया है। कब हटाया गया था दोस्तों, 1978 के अंदर इस राइट को हटा दिया गया था। किससे, फंडामेंटल राइट से इस राइट को हटा दिया। अब आप लोग को, अब दोस्तों तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि बाबू इस राइट को हटाया क्यों। तो दोस्तों 1978 में एक केस हुआ था। क्या हुआ था, एक केस हुआ था। कहां पर हुआ था, केरल में हुआ था। उस केस की वजह से दोस्तों इस राइट को हटा दिया गया था। अब दोस्तों तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि वो केस था क्या जिसकी वजह से ये राइट हटा दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखो दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूं कि वो राइट क्या था, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारा अगला राइट क्या है, तो दोस्तों अगला राइट है हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मतलब कि दोस्तों ये राइट कहता है कि अगर इनमें से कोई सा भी राइट कोई नहीं फॉलो करता है, इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति राइट फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, ठीक है। ये कौन कहता है, ये कहता है आर्टिकल 32 कहता है ये, ठीक है। अच्छा दोस्तों हम लोगों ने ऊपर ऊपर से फंडामेंटल राइट्स को एक बार पढ़ लिया है, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इनको डीपली में रीड करेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों से कोई पूछ ले कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आप बताओगे कि कितने फंडामेंटल राइट हैं, 7 हैं। कितने हैं, 7 हैं। लेकिन एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया है, एक फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया गया। कब हटाया गया है, 1978 में, अभी बताया था मैंने, ठीक है। इसलिए दोस्तों कितने फंडामेंटल राइट्स बचे हैं, हमारे पास बचे हैं 6। कितने बचे हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास बचे हैं, ठीक है। तो आप कितने बताया करोगे, आप बताओगे 6। कितने बचे हैं, 6 बचे हैं हमारे पास फंडामेंटल राइट्स बचे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दोस्तों यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कहां से, राइट टू इक्वलिटी से। एक काम करते हैं दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी ना बाद में पढ़ लेंगे। कब पढ़ लेंगे, बाद में। हम स्टार्ट करते हैं राइट फॉर प्रॉपर्टी, मतलब कि जिसे हटा दिया गया ना फंडामेंटल राइट से, इसे पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। इसे पढ़ के खत्म कर देंगे, फिर हम बाकी के बच्चे हुए एक साथ में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, राइट फॉर प्रॉपर्टी वाले को ही पढ़ेंगे, जिसे दोस्तों फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसे पढ़ने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों जैसे ही मैंने ये स्लाइड ओपन की वैसे ही दोस्तों यहाँ की लाइट चली गई। लेकिन दोस्तों आसपास का जो एरिया मेरा ये काला नजर आएगा, लेकिन आपको स्लाइड अच्छे से दिखाई देती रहेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस अंधेरे को खत्म करने के लिए मेरे पास फ़ोन है, मैं इस फ़ोन की लाइट जला लेता हूँ। 1 मिनट रुको। तो दोस्तों मैंने अपने फ़ोन की लाइट जला के रख ली है। तो आई होप आप लोगों को मेरी शक्ल नज़र आ रही होगी और यहाँ का जो एरिया बैकग्राउंड थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये भी आपको नज़र में आ रहा होगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग इन सब चीज़ों पे ना जा करके आप लोग क्या करो, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। और मैं भी आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या था हमारा, हम पढ़ने वाले थे आर्टिकल 31। तो दोस्तों आर्टिकल 31 कब हटा दिया गया था, 1978 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हटा दिया गया था, ठीक है। अच्छा तो दोस्तों आर्टिकल 31 क्या शो करता है, आर्टिकल 31 शो करता है राइट फॉर प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसे कब हटाया गया था, इसे हटाया गया था 1978 में, ठीक है। अच्छा कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो दोस्तों अमेंडमेंट हुई थी 44। अब दोस्तों यहाँ लिखा है अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव। मतलब कि जब हम किसी चीज़ में परिवर्तन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि आर्टिकल 31 मतलब कि राइट फॉर प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। और कब हटाया गया था, 1978 में इसको हटा दिया गया था, ठीक है। अच्छा कौन सा केस हुआ था, मैंने अभी बताया था ना कि इसको हटाया गया था। क्यों हटाया गया था, कि एक केस हुआ था। तो दोस्तों कौन सा केस हुआ था, तो दोस्तों ये केस था केरल का। कहाँ का केस था, केरल का केस था, ठीक है। अच्छा क्या हुआ था इसके अंदर, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों 1974 में, कब, 1974 में केशवानंद भारती थे। कौन थे, केशवानंद भारती थे। जो क्या करते थे, जो दोस्तों आश्रम चलाते थे। क्या चलाते थे, आश्रम चलाते थे। मतलब कि दोस्तों 1974 में केशवानंद भारती थे, कहाँ के थे, केरल के थे। और ये क्या करते थे, आश्रम चलाते थे, ठीक है। तो और दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि केरल गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आया, ठीक है।
और दोस्तों उस प्रोजेक्ट की वजह से केशवानंद भारती को बोला गया कि भैया आप अपनी जमीन क्या कर दो, खाली कर दो, मतलब कि आप अपना आश्रम क्या कर दो, खाली कर दो, हमें अपना प्रोजेक्ट यहाँ से चालू करना है। ठीक है, तो केशवानंद भारती ने बोला कि ये जमीन मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है और मैं ये जमीन किसी को भी नहीं दे सकता हूँ। तो दोस्तों केरल गवर्नमेंट ने बोला कि ये तो आपको खाली करनी ही पड़ेगी। लेकिन दोस्तों केशवानंद भारती क्या थे, थोड़े जिद्दी टाइप के थे और दोस्तों उन्होंने वो जमीन खाली नहीं की। फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर दोस्तों केरल गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में अपील की कि भैया केशवानंद भारती जी हैं वो अपना आश्रम खाली नहीं कर रहे हैं। फिर दोस्तों हाई कोर्ट ने केशवानंद भारती जी को बुलाया और बोला कि भैया आप अपनी ज़मीन खाली क्यों नहीं कर रहे हो। तो केशवानंद भारती ने बोला कि वो ज़मीन मेरी है और मैं अपनी ज़मीन किसी को भी नहीं देना चाहता हूँ। फिर दोस्तों हाई कोर्ट ने बोला कि जो केरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के बीच में आपकी ज़मीन आ रही है और आपको वो ज़मीन देनी पड़ेगी। मतलब कि दोस्तों हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया किसके फेवर में, केरल गवर्नमेंट के फेवर में फैसला सुना दिया। अब फैसला तो सुना दिया, इसका मतलब ये हुआ कि केशवानंद भारती जी को जमीन खाली करनी ही पड़ेगी। लेकिन दोस्तों केशवानंद भारती जी थोड़े अड़ियल टाइप के थे। कैसे थे, थोड़े से अड़ियल टाइप के थे। उन्होंने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। क्या कर दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। जब दोस्तों हाई कोर्ट से बात नहीं बनती है तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। मतलब कि जब मम्मी से बात नहीं बनती है तो किसके पास जाते हैं, पापा जी के पास जाते हैं। ठीक है, तो केशवानंद भारती जी कहाँ चले गए, अपने पापा जी के पास चले गए। पापा जी कौन है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट पापा जी है। ठीक है, अच्छा। लेकिन दोस्तों केशवानंद भारती जी ने सुप्रीम कोर्ट में दो अपील की। कौन कौन सी, एक तो दोस्तों उन्होंने अपील की जमीन से रिलेटेड, मतलब कि आश्रम से रिलेटेड, और दोस्तों उन्होंने दूसरी अपील डाली कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनका हनन किया गया है। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट कैसे, दोस्तों आर्टिकल 31 में लिखा था कि हमारी जमीन कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता है, और यहाँ पे दोस्तों केशवानंद भारती जी की जमीन कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ले रही है। ये अपील भी उन्होंने डाल दी कि मेरे फंडामेंटल राइट से क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। अब दोस्तों जैसे ही बात सुप्रीम कोर्ट में गई कि हमारे फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, वैसे ही दोस्तों ये बात पूरे इंडिया में फैल गई कि केशवानंद भारती जी हैं और उनके जो फंडामेंटल राइट है उनका क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया किसके फेवर में, इस बार फैसला सुनाया गया केशवानंद भारती के फेवर में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। लेकिन दोस्तों जो फाइनल डिसीजन होता है वो कौन लेता है, फाइनल डिसीजन लेता है ज्यूरी के मेंबर। कौन लेते हैं, ज्यूरी के मेंबर लेते हैं। अब यहाँ पे ज्यूरी मेंबर क्या है, तो दोस्तों आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी, अक्षय कुमार की है, रुस्तम फिल्म देखी होगी आप लोगों ने। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी दोस्तों फाइनल डिसीजन कौन लेते हैं, ज्यूरी के मेंबर लेते हैं। ठीक है, जो फैसला ज्यूरी के मेंबर्स करेंगे वही फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा। ठीक है, उस फिल्म के अंदर भी दोस्तों जो फाइनल डिसीजन होता है वो कौन लेते हैं, ज्यूरी के मेंबर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस केस में अभी फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है, ज्यूरी के मेंबर ही ले रहे हैं। ज्यूरी के मेंबर कौन कौन होते हैं, रिटायर्ड जज हो गए, एक्सपीरियंस वाले जज हो गए, इन सबको मिलाकर के एक ज्यूरी बनती है और यही लोग क्या करते हैं, फाइनल डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और कैसे डिसीजन लेते हैं, वोटिंग करके लेते हैं। कैसे करके, वोटिंग करके। और दोस्तों इस केस में भी जो फाइनल डिसीजन था वो किसने लिया, ज्यूरी के मेंबर्स ने ही लिया। ठीक है, अच्छा। तो दोस्तों कितने मेंबर्स आए थे इस कमेटी में, तो दोस्तों इस कमेटी के अंदर टोटल 13 मेंबर्स सम्मिलित हुए थे। मतलब कि 13 मेंबर्स की एक कमेटी बनी और इन्हीं लोगों ने क्या लिया, फैसला लिया। ठीक है, तो कैसे लिया होगा, वोटिंग के द्वारा लिया होगा। तो किसको कितने वोट पड़े थे, तो दोस्तों 7 वोट पड़े थे केरल गवर्नमेंट के फेवर में। किसके फेवर में, केरल गवर्नमेंट के फेवर में कितने वोट पड़े हैं, 7 वोट पड़े थे। ठीक है, और दोस्तों 6 वोट पड़े थे केशवानंद भारती के फेवर में। तो अब आपको पता चल गया होगा कौन केस जीता है। तो दोस्तों केस कौन जीत गया था, केरल गवर्नमेंट ये केस जीत गई थी। ठीक है, अच्छा। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि केशवानंद भारती को जो भी नुकसान हो रहा है उसकी पूरी भरपाई कौन करेगा, केरल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, अच्छा। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला और लिया कि भैया ये जो आर्टिकल 31 है, मतलब कि राइट फॉर प्रॉपर्टी है, इस आर्टिकल को अब हटा देना चाहिए। ठीक है, क्यों,
क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनेंगे और बहुत सारे लोगों की जमीन जाएगी। इसलिए दोस्तों इस आर्टिकल का अब रहना सही नहीं है। ऐसा किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस आर्टिकल को अब क्या कर देना चाहिए? हटा देना चाहिए। ठीक है। और कब बोला ये? तो दोस्तों ये बोला था 1978 में। केस कब स्टार्ट हुआ था? तो दोस्तों केस स्टार्ट हुआ था 1974 में और ये खत्म कब हुआ? 1978 में। मतलब कि 4 साल तक दोस्तों ये केस चला था। ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 31 को क्यों हटाया गया था। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आगे के फंडामेंटल राइट्स। लेकिन बाबू आज की क्लास मेरे को यहीं पे रोकनी पड़ेगी क्योंकि दोस्तों लाइट नहीं है और गर्मी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लग रही है। ठीक है। लेकिन दोस्तों आई होप मैंने जितना भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा और हो सकता है थोड़ा बहुत मज़ा भी आया हो। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आया है और लगता है कि वाकई मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है तो आप लोग क्या करोगे? इसको दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। टाटा बाय बाय।